उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के खोर्धा में एक सभा के दौरान नवीन पटनायक सरकार पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ पूरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। वहां एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नवीन पटनायक सरकार पर भगवान जगन्नाथ के मुख्य खजाने की चाबी गायब करने का आरोप लगाया। भगवान के खजाने में भी डकैती डाल दे रहे हैं, यानी केवल लैंड माफिया और सैंड माफिया ही नहीं है, अब भगवान के खजाने में भी ये लोग सेंध लगा रहे हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए इशारों में राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। इतना ही नहीं, उन्होंने ओडिशा सरकार पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया। वहीं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में रैली करते हुए अमित शाह ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। अमित शाह ने चुनाव के शुरुआती 5 चरणों में बीजेपी को 310 सीटें मिलने का दावा किया। साथ ही अमित शाह ने कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बता दिया कि अखिलेश यादव को चुनाव में कितनी सीटें नसीब होंगी। मेरी बात याद रखना, और राहुल बाबा मिले तो बता भी देना, इनको 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है। और अखिलेश बाबू, आपका तो 4 का भी आंकड़ा पार नहीं हो रहा है। सीटों के गुणा भाग का ये सिलसिला विपक्ष की तरफ से भी जारी रहा और अखिलेश यादव ने जौनपुर में रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव हारने की उम्मीद जता दी। इस बार तो लग रहा है कि देश के प्रधान सांसद जी अपनी क्यूटो लोकसभा से भी हारने जा रहे हैं। दरअसल यूपी में अब 2 चरणों में 27 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 24 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर अपना दल एस और 1 सीट पर राजभर की पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 22 सीट पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 7 नक्सलियों को ढेर किया। कई नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ से जगदलपुर से ये बड़ी खबर, नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की, एनकाउंटर में 7 नक्सलियों को ढेर किया। पंजाब के पटियाला से प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए दावा किया कि अगर मैं होता तो आज करतारपुर साहिब भारत में होता। कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए कांग्रेस ने देश का बंटवारा किया और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 सालों तक करतारपुर साहिब के दर्शन दूरबीन से करने पड़े। पीएम ने कहा कि बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिक भारत के कब्जे में थे और मैं उनके जवानों को तभी छोड़ता जब मैं उनसे करतारपुर साहिब ले लेता। 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि झूठ और भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी की सरकार ना तो पंजाब का भला कर सकती है और न ही आपके बच्चों का। पीएम ने आरोप लगाया कि पंजाब में लोगों को दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी और सिख दंगों की दोषी कांग्रेस पार्टी लड़ने का दिखावा कर रही है, लेकिन दिल्ली में दोनों पार्टियां एक दूसरे को कंधे पर उठाकर घूम रही हैं। यहां पंजाब में दिखावे के लिए दिल्ली की कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी और सिख दंगे के दोषी पार्टी आमने सामने लड़ने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि पंजाब और झाड़ू पार्टियां 2 है, लेकिन दुकान एक ही है।
लोकसभा चुनाव अब सिर्फ 2 चरण का बचा है, लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे करने तेज कर दिए हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। और इसी कड़ी में हरियाणा के मनेंद्रगढ़ में रैली करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर तल्ख तेवर दिखाए और ये कहते हुए निशाना साधा कि 5 चरण में इंडी जमात का ढोल फट चुका है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है। और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। जीत के ये दावे करने में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। हरियाणा के सिरसा में चुनाव प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। हरियाणा में तो एकदम एक लहर है बीजेपी के खिलाफ। पूरे देश भर में ये अंडर करंट है। लोग थक गए हैं इनकी राजनीति से। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं और यहां 25 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 2019 में हुए चुनाव में बीजेपी ने इन सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सियासी उलटफेर देखा गया, इसीलिए यहां फाइट टफ मानी जा रही है। मछली और संतरे के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक और वीडियो जारी करके सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है और इस बार तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में केक काटते नजर आए। और तेजस्वी यादव ने ये केक इस चुनाव में 200 रैलियां पूरी होने के जश्न में काटा, जिसका वीडियो तेजस्वी यादव ने खुद शेयर किया, जिसमें उनके साथ विशालशील इंसान पार्टी के संयोजक मुकेश सहनी नजर आए। आइडिया कहाँ से आया आपको 200 का केक का? कुछ हम लोग कुछ नया करें, लोगों को मिर्ची लगे चीजें। और आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं? चूँकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने केक काटने का मकसद विपक्षी दलों को जलाना बताया, तो इस मामले में चिराग पासवान की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। 23 तारीख आज हो चुकी है और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दिनों में हेलीकॉप्टर के अंदर मछली खाने का वीडियो शेयर किया था और उसी के कुछ दिनों बाद संतरा खाने का वीडियो शेयर किया था, जिसे बीजेपी ने सनातन के अपमान से जोड़ा था। दिल्ली के लिए आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया और आखिरी दिन कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगाया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। और दिलशाद गार्डन में राहुल गांधी ने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री पर तंज कसा। जो बायोलॉजिकल है उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की रैली के बाद मंगोलपुरी रैली के लिए राहुल गांधी मेट्रो से गए। सफर के दौरान कांग्रेस नेता बच्चों के साथ भी मस्ती करते दिखे। मेट्रो में राहुल गांधी को देखकर उनके आसपास कई यात्री इकट्ठा हो गए और उन्होंने कांग्रेस नेता के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान उनके साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के नए सियासी दांव से उत्तर प्रदेश की सियासत और रोमांचक हो गई है। राजा भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद। और जनसत्ता दल ने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया। लोग पार्टी के सारे पदाधिकारी मिलकर के एक बैठक किए हैं और बैठक में निर्णय लिया गया है कि भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। राजा भैया का एसपी को समर्थन देने के ऐलान पर सियासत गर्मा गई। हम लोग राजा भैया जी के समर्थन से नहीं, भाजपा अपने संगठन और अपने काम के बल पर चुनाव जीतेगी। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया राजा भैया के ऐलान से पूर्वांचल में कई सीटों पर एनडीए का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि राजा भैया का पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव है, जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत कई सीट शामिल हैं। इसके अलावा राजपूतों और ब्राह्मण मतदाताओं में भी अच्छी पैठ है। वैसे राजा भैया की पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। इधर प्रतापगढ़ में जनसभा के लिए पहुंचे अखिलेश यादव की रैली में आज राजा भैया की पार्टी के समर्थक भी शामिल रहे। इस दौरान राजा भैया के समर्थन वाले झंडे भी दिखाई दिए। वहीं अखिलेश यादव ने बिना राजा भैया का नाम लिए कहा कि जो लोग नाराज चल रहे थे वो भी इस लड़ाई में अब हमारे साथ आ गए हैं। बताओ आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए?
बीजेपी नेता और सांसद वरुण गांधी पीलीभीत सीट से टिकट कटने के बाद पहली बार पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर आए। वरुण गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी प्रत्याशी और अपनी मां मेनका गांधी के लिए प्रचार करने पहुंचे, जहां एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता के साथ अपनी मां के आत्मीय रिश्तों का जिक्र किया और उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान वरुण गांधी ने अमेठी और रायबरेली का नाम लेकर बड़ा दावा किया। पहली बार सुल्तानपुर में लोगों ने कहा कि साहब जो अमेठी में रौनक है, जो रायबरेली में रौनक है, हम चाहते हैं कि सुल्तानपुर में भी ऐसी रौनक आए। देश में सुल्तानपुर का जब नाम लिया जाता है वो मुख्य धारा में प्रथम पंक्ति में नाम लिया जाता है। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य के सवाल पर मेनका गांधी ने कहा कि सबसे जरूरी है कि वो खुश रहे। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ और क्या जिंदगी से क्या मांगा जा सकता है। इस लोकसभा चुनाव में ये पहली बार है जब वरुण गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरे, क्योंकि पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण सार्वजनिक मंच से दूर थे। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले की जांच मुख्यमंत्री केजरीवाल के माता पिता तक पहुंच गई है। हालांकि खबर है कि दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के माता पिता से आज पूछताछ नहीं करेगी, जबकि अरविंद केजरीवाल अपने आवास पर दिल्ली पुलिस का इंतजार कर रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने माता पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपने माता पिता और पत्नी के साथ पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। पुलिस ने फोन कर मेरे माता पिता से पूछताछ के लिए समय मांगा था। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर केजरीवाल के परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। मेरे पिताजी 85 वर्ष के हैं, उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वाति मालीवाल से हुई बदसलूकी मामले को दिल दहला देने वाली घटना करार दिया। माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने आरोपी विभव कुमार के केजरीवाल के साथ होने पर सवाल खड़े किए और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की। अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस से कौन कौन मौजूद था, किसकी क्या भूमिका थी, किसने क्या देखा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। चार जून को चुनाव के बाद जो नई सरकार केंद्र में आएगी उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़े तोहफे का ऐलान किया है। जी हां, आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार को आरबीआई से 1 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड की उम्मीद थी, लेकिन आरबीआई ने उम्मीद से दुगना देने का ऐलान किया है। आरबीआई की ओर से सरकार को दिया जाने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड है और पिछले साल दिए गए 87,400 करोड़ रुपए के डिविडेंड से 141% ज्यादा है। इस रकम से केंद्र सरकार को वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही जून में जो नई सरकार बनेगी उसके पास बजट के लिए ज्यादा रकम होगी। साथ ही सरकार इस रकम का इस्तेमाल जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर खर्च में भी कर सकती है। आरबीआई को सरकारी बॉन्ड और बैंकों को दिए कर्ज पर ब्याज के साथ डॉलर में निवेश से कमाई होती है। इस बार सरकारी और निजी बैंकों के अच्छे प्रदर्शन की वजह से भी आरबीआई की कमाई बढ़ी है। और उत्तराखंड से एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड में कार दौड़ा दी, जिसका वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा कि पुलिस कार लेकर मरीजों के बीच इमरजेंसी वार्ड में घुस गई। यही नहीं, इमरजेंसी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस कांस्टेबल सीटी बजाकर मरीजों के स्ट्रेचर हटाते नजर आए। तो वहीं वार्ड में पुलिस की कार देखकर मरीज भी हैरान रह गए। दरअसल यहाँ महिला डॉक्टर से नर्सिंग ऑफिसर ने छेड़छाड़ कर दी थी, जिसे लेकर हंगामा हो गया। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए कार लेकर हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गई। एम्स प्रशासन ने पुलिस को एस्कॉर्ट करके वहां ले गए ताकि उनको सेफ ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से बाहर निकाला जाए कि भीड़ के हत्थे न लगे। पुलिस ने आरोपी नर्सिंग ऑफिसर सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सतीश कुमार ने महिला डॉक्टर को पहले भी कई मैसेजेस भेजे थे, लेकिन जिस तरह पुलिस कार लेकर इमरजेंसी वार्ड में घुसी उससे जूनियर डॉक्टर नाराज दिखे। नहीं, पुलिस का जाना वाजिब नहीं था। बिल्कुल वहाँ पे पेशेंट लेटे रहते हैं, वहाँ स्ट्रेचर्स होते हैं, पेशेंट की सेफ्टी का इशू था।
और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के डोंबिवली से। ये बड़ी खबर, वहां केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में झुलसकर 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 50 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से इस फैक्ट्री में ये आग लगी है, जिसने कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी, जबकि फैक्ट्री से काला धुआं उठता हुआ आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुटी, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू करने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। साथ ही एम्बुलेंस को भी मौके पर बुला लिया गया और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। इस उठते हुए काले धुएं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है। और चिंता का विषय ये है कि अभी भी बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं। फैक्ट्री में जो आग लगी है इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। हालांकि जो दमकल कर्मी है वो मशक्कत कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए और जो लोग इसमें फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। ओडिशा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के पश्चिम चंपारण में भी एक रैली की। वहां आरक्षण के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लालू जी ने तो कह ही दिया, क्या कह दिया? उन्होंने कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। देश के पूर्वी हिस्से में वायुसेना के एक एयरबेस पर रात के अंधेरे में एक विमान उतरता दिखा। कुछ सेकंड के इस वीडियो ने हिंदुस्तान के दुश्मन चीन और पाकिस्तान को दहला दिया, क्योंकि रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J की सफल लैंडिंग ने दिखा दिया कि वक्त कोई भी हो, भारत अब दुश्मनों को कभी भी और कहीं भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। रात के अंधेरे में इस लैंडिंग को नाइट विजन गॉगल्स यानी अंधेरे में देखने में सक्षम उपकरणों की मदद से अंजाम दिया गया। C-130J विमान के कॉकपिट से बनाए गए सब कुछ हरा इसीलिए दिखाई दे रहा है कि इस लैंडिंग को नाइट विजन गॉगल्स के साथ ही रिकॉर्ड किया गया है। वायुसेना के मुताबिक ये लैंडिंग पूर्वी छोर के एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर हुई है और ये वो इलाका है जिसकी सीमाएं चीन और नेपाल से लगती हैं। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में आमतौर पर सैन्य तौर पर संवेदनशील इलाकों में ही बनाए गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में जवानों को तुरंत वहां पहुंचाया जा सके। आपने लोगों को इंसान का खून महंगे दामों पर बेचते देखा होगा, लेकिन बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स पर डॉग का खून निकालने और उसे महंगे दामों पर बेचने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल्स ने बरेली कोतवाली में की। लेकिन जब दोनों पक्षों को पुलिस ने बुलाकर पूछताछ की तो डॉग को पकड़ने वाले वैभव शर्मा ने अलग ही कहानी बताई, लेकिन दबी जुबान में ये भी कबूल किया कि वो डॉग का खून दूसरे डॉग की जान बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। सरकारी डिपार्टमेंट में हर एक कुत्ते को ब्लड चाहिए, वो मर रहा है, वो उसे अपने कुत्ते को ब्लड नहीं मिल रहा है, डॉक्टर कह रहा है इसे ब्लड नहीं मिलेगा, ये ऑन ड्यूटी कुत्ता है, ये मर जाएगा। हालांकि शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि वैभव शर्मा ऐसे रसूखदार लोगों के संपर्क में है जो अपने घरों में डॉग पालते हैं। जब उनके डॉग बीमार होते हैं तो ये शख्स अमीर लोगों को डॉग का खून बेचता है, जिसके बदले उनसे 8 से 10 हजार रुपए वसूल करता है। अगर हमारा ही कुत्ता है एक और दूसरा बीमार है उसको तो ब्लड दिया जा सकता है, लेकिन मैं सड़क के कुत्ते को उठाकर ब्लड चढ़ाऊं तो इसका मतलब मैं धंधा कर रहा हूँ। पीएफए सदस्यों का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही मेनका गांधी खुद इस मामले में संज्ञान लेंगी और एक एक आरोपी को जेल पहुंचाकर रहेंगी। अगर आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। आगरा में पुलिस ने एक ऐसे शोरूम का भंडाफोड़ किया जहां नकली स्कूटर बेचे जा रहे थे और इन नकली इलेक्ट्रिक स्कूटरों को नामी कंपनी के स्टिकर लगाकर बेचा जा रहा था। पुलिस ने जब बालूगंज बाजार में स्थित एक शोरूम में छापा मारा तो वहां बहुत सारे नकली इलेक्ट्रिक स्कूटर मिले, जिन्हें जब्त करके पुलिस रकाबगंज थाने ले गई। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 60,000 रुपए में नकली स्कूटर बेच रहे थे। लोगों को पता न चले इसलिए नकली इलेक्ट्रिक स्कूटरों पर नामी कंपनी की ब्रांडिंग की गई थी। लेकिन जब पुलिस ने स्कूटर बेचने वाली कंपनी के अधिकारियों को साथ लेकर छापा मारा तो शोरूम मालिक का भांडा फूट गया, जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नकली स्कूटर कहां से लाए जाते थे और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इस गोरख धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं। भारत में ये माना जाता है कि अगर किसी का एडमिशन IIT में हो गया तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया है।
उसकी नौकरी पक्की हो गई है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आईआईटी के सभी 23 कैंपस में पढ़ने वाले करीब 38% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। आरटीआई में यह भी बताया गया है कि 2023 में 21% और 2022 में 19% छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। आईआईटी दिल्ली में 2023-24 का प्लेसमेंट सेशन खत्म होने वाला है, लेकिन वहां के 400 छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। वहीं आईआईटी बॉम्बे के 10% छात्रों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे ने अपने पुराने छात्रों को ईमेल कर 2024 में पास आउट होने वाले छात्रों को नौकरी दिलवाने में मदद मांगी है। छात्रों को नौकरी नहीं मिलने के पीछे पूरी दुनिया में एआई और चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के बढ़ते दखल को जिम्मेदार ठहराया गया है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी लोगों को तपती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशंस में इस समय तापमान का पारा चढ़ा हुआ है, जिससे परेशान लोग पसीना पोंछते नजर आए। श्रीनगर में इस समय तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। इस दौरान कई लोगों ने झील में डुबकी भी लगाई। 4-5 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी ऐसी है कि भोपाल से ज्यादा लग रही है हमको यहाँ पे कश्मीर में। वहीं मौसम विभाग ने श्रीनगर में तापमान के 36 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस रहेंगे। बाकी जो मैदानी इलाके हैं जम्मू एंड एडजॉइनिंग एरियाज, कठुआ, संबा, इन सारे जगहों पे लगभग 43-44 भी टच कर सकता है कमिंग डेज में। मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी 5 से 6 दिनों में और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि मानसून की बारिश होने तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। वहीं कश्मीर में प्रशासन ने हीट वेव एक्शन प्लान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कई इलाके भी इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिसकी वजह से वहां के हिल स्टेशंस में ठंडक पाने पहुंचे पर्यटक भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि शिमला में ही इस समय तापमान 30 डिग्री के पार है। वहीं होटल और टैक्सी कारोबारियों ने बताया कि पिछले सालों की तुलना में कारोबार में कमी देखी गई। वहीं ठंड की आस में पहुंचे पर्यटक बढ़ती गर्मी से नाखुश नजर आए। यहाँ पे टेम्परेचर है पहले से तो बहुत है। हिमाचल प्रदेश के कई हिल स्टेशन इस समय गर्मी से बेहाल हैं, जिनमें शिमला में तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। धर्मशाला में तापमान 31 डिग्री के पार पहुंच गया। हमीरपुर में तापमान 36 डिग्री दर्ज किया गया। मनाली में तापमान 24 डिग्री पर पहुंच गया। चंबा में तापमान का पारा 37 डिग्री के पार हो गया। ऊना में तापमान सबसे ज्यादा 43 डिग्री रहा। बिलासपुर में 42 डिग्री और मंडी में तापमान 37 डिग्री रहा। हिमाचल प्रदेश में आफत की गर्मी पड़ चुकी है, लोग भारी परेशान है इस गर्मी से। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो हीट वेव अभी जो चल रही है, अभी 3-4 दिन तक जो है लोगों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बताया गया कि हिमाचल में गर्मी का पारा अभी और हाई होगा। अहमदाबाद के केडी अस्पताल में भर्ती कराए गए शाहरुख खान की तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें अस्पताल से अब छुट्टी दे दी गई है। डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद बुधवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाहरुख खान अहमदाबाद में हुए आईपीएल के मैच में अपनी टीम केकेआर को सपोर्ट करने पहुंचे थे, जहां गर्मी की वजह से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अगले दिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनकी पत्नी गौरी खान और जूही चावला अस्पताल में शाहरुख से मिलने पहुंची। कल दोपहर को केडी हॉस्पिटल में शाहरुख खान को भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने उनकी पूरी रिपोर्ट निकाली थी, वो सारी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। जानकारों के मुताबिक डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरल पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। पानी की ज्यादा मात्रा वाले फल और सब्जी का सेवन करना चाहिए। कड़ी धूप के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। दोपहर में 12 से 4 बजे घर से बाहर निकलने से बचें। गर्मी से बचने के लिए ठंडे तापमान में रहें। वहीं डॉक्टरों ने फिलहाल शाहरुख खान को आराम करने की सलाह दी है। उत्तराखंड में एक तरफ जहां पहाड़ के कुछ हिस्से गर्मी से झुलस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चमोली में हुई भारी बारिश से वहां कई मकान तबाह हो गए, जबकि पहाड़ से गिरे मलबे ने एक यात्री की जान भी ले ली। साथ ही आसमान से बरसी इस आफत ने किसानों की फसलों को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तेज बहाव में पानी जहां से भी निकला, वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करता चला गया। बताया गया कि तेज बारिश की वजह से वहां चमोली के 4 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए। सड़कें पानी में बह गईं और ऐसा लगा कि मानो वहां कोई झरना तेज बहाव में बह रहा हो। वहीं रामबाड़ा इलाके में पहाड़ से अचानक गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई। साथ ही नीचे की सड़क भी कई हिस्सों में टूटकर पानी में बह गई,
जिससे वहां आवाजाही पर भी ब्रेक लग गया। वहीं पानी की चपेट में मकानों के आने से लोगों में डर का आलम दिखा। उधर उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ इलाके में भी बारिश से भारी तबाही हुई। पहाड़ से गिरे मलबे में कई मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही सड़कों का नामो निशान भी मिट गया। वहीं फंसे हुए जानवरों को रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकाला गया। 30 दिन में 10 किलो वजन कम करें, ये खाने से हाइट बढ़ जाएगी। मजबूत हड्डियों के लिए फला फला कैप्सूल खाएं। ऐसे विज्ञापन आपको आए दिन देखने और पढ़ने को मिलते होंगे। क्या आप जानते हैं ये विज्ञापन कितने भ्रामक और गलत होते हैं? ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भ्रामक विज्ञापनों की लिस्ट में 19% स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विज्ञापन है। वहीं 17% सट्टेबाजी और 13% पर्सनल केयर से जुड़े विज्ञापन भ्रामक या झूठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ी शिकायतों की संख्या 12.75% से बढ़कर 10,093 हो गई है, जो कि साल 2022-23 में 8,921 थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के भ्रामक विज्ञापन सबसे ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते हैं। ASCI का कहना है कि भ्रामक विज्ञापन लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े भ्रामक या झूठे विज्ञापन लोगों की सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बांग्लादेश से कोलकाता आए आवामी लीग के सांसद मोहम्मद अनवारुल अजीम की हत्या केस में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। हत्यारों ने सुनियोजित तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के फ्लैट से कई सबूत इकट्ठा किए हैं। इस बीच इस मामले में कई अहम राज सामने आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 12 मई को कोलकाता इलाज के लिए आए अनवारुल अजीम की हत्या 13 मई को ही गला दबाकर कर दी गई थी और लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्लैट के फ्रिज में रखा गया। इसके 3 दिन बाद लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। बांग्लादेश से आरोपी 30 अप्रैल को ही कोलकाता पहुँच गए थे। इस बीच घटना में इस्तेमाल की गई एक कार जब्त कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में भी पुलिस एक्टिव है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अनावरुल की हत्या की कई वजहें सामने आई। पुलिस कारोबारी विवाद में हत्या की आशंका जता रही है, साथ ही सोने की तस्करी से भी हत्या को जोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश पुलिस की माने तो अनवारुल का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दरअसल अनवारुल बांग्लादेश में हवाला कारोबार चलाते थे। इस बीच अनवारुल अजीम की हत्या पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मर्डर के लिए हत्यारों को मोटी रकम दी गई थी। के मुताबिक दोनों आरोपी कोलकाता के सदर स्ट्रीट होटल के कमरा नंबर 12A में ठहरे थे। 2 मई की रात दोनों ने चेक इन किया और अपना पता बांग्लादेश के कोमिल्ला का दिया और जब भी होटल में आते अपने साथ नया ट्रॉली बैग लेकर आते थे। गौरतलब बात यह है कि जब भी वो लौटते थे आने दिन उनके हाथ एक नई ट्रॉली बैग होता था, जो कि वो न्यू मार्केट या किसी नजदीकी इलाके से खरीदते थे। वहीं बांग्लादेश पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों से पूछताछ में पता चला हत्या का मास्टरमाइंड मोहम्मद अख्तरुरजमान उर्फ शाहीन है, जो सांसद अनवारुल अजीम का बचपन का दोस्त था और अख्तरुज्जमान ने ही कोलकाता के न्यू टाउन में फ्लैट को किराए पर लिया था। फिलहाल अख्तरुज्जमान वारदात के बाद नेपाल भाग चुका है। सूत्रों के मुताबिक जिसने इस मर्डर के लिए 5 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी, फिलहाल पुलिस अब मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। जी न्यूज़।